Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज 3 मार्च 2023 है और द हिंदू से मैंने 3 इंपॉर्टेंट यूपीएससी मेंस के लिए टॉपिक्स लिए हैं डिस्कशन के लिए। जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन को में अपॉइंटमेंट्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट का कल एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, उसको हम एनालाइज करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो है इंडिया का स्टैंड यूक्रेन वॉर में। ठीक है, इंडिया के क्या अब तक पोजिशंस रहे हैं और क्या इंडिया यूक्रेन वॉर का क्या आउटकम चाहता है इंडिया। ठीक है, और जो तीसरा आर्टिकल है वो है साउथ एशिया में ह्यूमन कैपिटल का क्या स्टेटस है और क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड इसमें होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल मतलब हेल्थ, स्किल, एजुकेशन, ये सब ह्यूमन कैपिटल होता है। ठीक है, और जो भी मैं डिस्कशन करूंगा उसके लिए मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है। इस कंटेंट को ये कंटेंट हैंड रिटन है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और यहाँ से डेली आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें और अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर रखें फर्दर रिवीजन या फिर रेफरेंस के लिए। इस चैनल पे एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है कट द क्रैप। कट द क्रैप इनिशिएटिव में डेली एक करंट अफेयर के टॉपिक को कंप्लीट 360 डिग्री एनालिसिस करके उसका और कंटेंट प्रिपेयर करके हैंड रिटन फॉर्म में दिया जाता है। इसमें कोई भी अननेसेसरी पॉइंट या वर्ड्स नहीं रहते हैं, जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही है। कहने का मतलब कि एक पेज में सारा कंटेंट आपको मिल जाता है रिगार्डिंग वन टॉपिक। ठीक है, और अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एक बात मैं और बता दूं कि डेली डिस्कशन शुरू करने से पहले करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक का जो PYQ आया हुआ होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। प्री में जो यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसके बाद मैं आर्टिकल से डिस्कस करूँगा और इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं एंड में डिस्कस करूँगा। फाइन, आज आर्टिकल निकला था साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रेजिलियंस इट नीड्स। इस पर एक हमारा आर्टिकल डिस्कशन भी आज है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड यूपीएससी ने प्री 2018 में ही क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स स्टेटमेंट 1 इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एकोमोडेट मोर कैपिटल, स्टेटमेंट 2 इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, स्टेटमेंट 3 accumulation of tangible wealth, statement 4 accumulation of intangible wealth. Which of the statements given above are correct? ऑप्शन ए है आपके पास 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 only, ऑप्शन सी 2 and 4, ऑप्शन डी 1, 3 and 4। करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एंड में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। जो पहला आर्टिकल है वो है इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट को लेके। देखिए, एक टर्म यूज किया जाता है फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। इसको फोर्थ ब्रांच क्या क्यों बोला जाता है? देखिए, किसी भी स्टेट में 3 ब्रांचेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेकिन जैसे जैसे ओवर टाइम डेमोक्रेसी डीपेन होती गई है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कंडक्ट करने के लिए या फिर लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन किसी भी अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में आप देखें कि इलेक्शन कमीशन को बनाया गया इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकें और लोगों का डेमोक्रेसी में ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, वैसे ही NHRC है। ठीक है, ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए है, लोगों के राइट्स की एक एडवोकेसी इंस्टीट्यूशन है ये। वैसे ही माइनॉरिटीज़ को लेकर कमीशन है, वीमेन को लेकर कमीशन है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि एक CVC है, तो तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फर्दर करने के लिए, उनको बोला जाता है फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। ये जो 3 ब्रांच हैं इससे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और इनको बोला जाता है फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस। और ये जो फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि जो फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन से
इनको जो है सफिशिएंटली ये सब ऑटोनोमस होने चाहिए। तो कई बार आप देखेंगे कि कई बार एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता है फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस पे, कई जगह लेजिस्लेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। जुडिशरी में जहाँ तक अपॉइंटमेंट है, अगेन जुडिशरी का अपना कॉलेजियम सिस्टम है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। तो जनरली इलेक्शन कमीशन में चाहे और भी जितने भी तमाम तरह के कमीशन हैं, उसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता है। और जहाँ तक इनके ऑटोनोमस डेवलपमेंट की बात है, इनके अंदर ऑटोनॉमी डालने की बात है, तो ऑटोनॉमी डालने का एक तरीका ये है कि जहाँ तक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूटिव से यानी गवर्नमेंट से अलग कर दें, इंडिपेंडेंट करते हैं, ऑटोनोमस कर दें। किसी भी कंट्री में, या फिर ये कहें कि किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ये मेज़र करना है आपको कि वो कितना ऑटोनोमस है या नहीं है, उसके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पहला पैरामीटर उसका ये है कि कोई भी अगर इंडिया में इंस्टीट्यूशन है उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये अपॉइंटमेंट करता कौन है, क्या कोई इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमिटी है जो कि अपॉइंट करती है, या फिर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट बेसिकली उनका नाम्स को सेलेक्ट करके और प्रेसिडेंट को भेजती है, गवर्नमेंट और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। दूसरा तरीका है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, लेट से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके टेन्योर की सिक्योरिटी क्या है, उस पर मैटर करता है कि कितने वो इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस हैं। जैसे कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल देखें, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंस को आपको मेजर करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट से उसको कंपेयर करें, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में हो सकता है कि गवर्नमेंट हटा दे इजीली, ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाना पड़े, मोशन लाना पड़े, जहाँ पर कि 2/3 ऑफ पार्लियामेंट जब एग्री करेगा तभी उसका हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है अपने फंड्स के लिए कितने डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, क्या जो इसको फंड्स चाहिए वो ऑटोनोमस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है या नहीं, ये मैटर करता है। जैसे कि हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, जो भी पैसे आने हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो फाइनेंसेस एक क्रिटिकल पैरामीटर है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना ऑटोनोमस है, कितना नहीं है। चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में लगातार ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का ये एलिगेशन रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट इज़ नॉट वर्किंग ऑटोनोमसली, ठीक है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है, इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप देखें कि जो ईवीएम का सागा था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। एनीवे, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंटली ऑटोनोमस और दैट द गवर्नमेंट इज आर्म ट्विस्टिंग ईसीआई's डिसीजंस, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर सवाल पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई सारे पिटिशंस थे सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस से हो, न कि गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करे। देखें, इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट करती है अपॉइंटमेंट, और गवर्नमेंट बेसिकली ये कह सकते हैं जो कैबिनेट है, कैबिनेट नाम भेजता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनको फाइनली अपॉइंट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म ये है कि चूंकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो चूंकि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट इनके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर रही है अपने, यानी कि अपने जो फेवरेबल लोगों को, जो लोग फेवरेबल रह सकते हैं गवर्नमेंट को लेके या फिर सिंपैथेटिक रहते हैं जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेके, उनका अपॉइंटमेंट्स हो रहा है। ये थे एलिगेशंस। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 2 मार्च को एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये कहा कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमेटी करेगी, हाई पावर्ड कमेटी, ठीक है। हाई पावर्ड कमेटी कौन कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा,
या फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो हाउस लीडर हैं वो रहेंगे, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 मेंबर्स होंगे एक कमेटी में, जो कमेटी नेम्स शॉर्टलिस्ट करके प्रेसिडेंट को भेजेगी अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो अब तक क्या था कि अब तक गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स पे, लेकिन अब ये कंट्रोल नहीं रहेगा। अब एक हाई पावर्ड कमेटी है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, वो कमेटी अपॉइंट करेगी। ठीक है, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 324 टू 329 ए इलेक्शन कमीशन से डील करता है। अपॉइंटमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट करते हैं, और रिमूवल जो है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी है अपने टेन्योर का, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना होगा तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है पार्लियामेंट में इम्पीच करके या फिर रिमूवल मोशन लाके, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिर्फ सीईसी के रिकमेंडेशन पे ही हटाया जा सकता है। मीन्स कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं है अपने टेन्योर का। अब इसमें देखें आप, इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है कि जो इलेक्शन कमीशन अगर 3 मेंबर बॉडी है तो इलेक्शन कमीशन में जो डिसीजंस होते हैं वो यूनानिमिटी से होते हैं। इनफैक्ट जो भी पावर्स होते हैं, पावर्स के मामले में जो तीनों मेंबर्स हैं सबके पास इक्वल पावर्स होते हैं, और कहीं डिसएग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे स्प्लिट वोटिंग होती है और 2-1 से फिर डिसीजन लिया जाता है या फिर यूनानिमिटी से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब अगर पावर्स इक्वल हैं तो फिर रिमूवल में क्यों इनइक्वालिटी, क्यों इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहेगा। तो ये हालांकि जो कल का डिसीजन आया है वो अपॉइंटमेंट्स को लेके आया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेके नहीं आया है, लेकिन उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग की बात था उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म था, और यही था कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, फिर जजमेंट ये दिया कि एक कमेटी बनेगी जो कि अपॉइंट करेगी इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, न्यूट्रल रहे और ऑनेस्ट रहे। ठीक है, और अगर इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ऑनेस्ट रहना है तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अपॉइंटमेंट मैटर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूसिव कंट्रोल है गवर्नमेंट का। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई पावर कमिटी इन्होंने बनाया है दैट इट विल कंटिन्यू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट अंटिल पार्लियामेंट इनैक्ट्स ए लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। तो जो हाई पावर कमिटी है, हाई पावर कमिटी अपॉइंट करेगी, मतलब कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करती रहेगी कि किसको अपॉइंट करना है, नेम्स शॉर्टलिस्ट करके देगी, और ये तब तक करेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता ऑन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो पार्लियामेंट लॉ बना के इस हाई पावर कमिटी को रिप्लेस कर सकती है, बट अगेन जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। जहाँ तक बात है रिमूवल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपॉइंटमेंट का ही सवाल था, रिमूवल का सवाल नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो प्रोसीजरल सेफगार्ड मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब कि ही और शी शुड बी रिमूव्ड ओनली एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को हटाया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। तो ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। तो ये जो प्रोसीजर सेफगार्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला हुआ है वो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं यानी जो 2 और मेंबर्स हैं उनको भी ये सेफगार्ड मिले। ठीक है, ये बात हुई रिमूवल को लेके। दूसरी बात है फाइनेंस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एक परमानेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, जिस तरह से ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट का है, और इसका जो एक्सपेंस है वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आना चाहिए, न कि गवर्नमेंट से। ठीक है, यानी कि चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
जो भी फाइनेंसेस, जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, इसके ऊपर जो है वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट में, यानी कि पार्लियामेंट इन फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात थी इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन बनता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे या फिर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो ये अपॉइंटमेंट, रिमूवल और परमानेंट सेक्रेटरीट और फाइनेंस की बात आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने रिकमेंडेशंस में। ठीक है, तो ये बात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। दूसरा जो आर्टिकल है वो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। देखें, अभी जब 1 साल पूरे हुए हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेके, तो यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन पास किया। ठीक है, यूएनजीए के रेजोल्यूशन में कंडेम किया गया रशियन एक्शन को। इस रेजोल्यूशन में एज ऑलवेज इंडिया अब्सटेन किया। हालांकि ये रेजोल्यूशन जो है ओवरवेलमिंग सपोर्ट इसको मिला, मोर देन ऑलमोस्ट 141 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन 32 कंट्रीज एब्सटेन की, जिसमें इंडिया और चाइना प्रोमिनेंट थे। 7 कंट्रीज ने इसको अपोज किया। फाइन, तो इसमें देखना यह है कि समस्या हम 3-4 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पहला हम ये देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड अब तक रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये हम देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसिस का जो डायकोटॉमी, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसिस का जो डायकोटॉमी वेस्ट ने क्रिएट किया है, ये कितना सपोर्ट गार्नर किया है, कितना नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे मोरालिटी की बात होती है वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। ठीक है, मोरालिटी का मतलब ये है कि कोई किसी की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायोलेट करता है तो सभी कंट्रीज़ को वन वॉइस में उसको अपोज करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कंट्री कोई कंट्री ए है, कंट्री बी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायोलेट करती है, तो हो सकता है कि जो कंट्री ए है वो किसी कंट्री का एलाई हो और वो कंट्री फिर उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया क्या आउटकम चाहता है इस वॉर का। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जहाँ तक इंडिया के अब तक के स्टैंड का सवाल है, तो इंडिया ने जब से 1 साल हो गए हैं, 24 फरवरी 2022 को ये वॉर शुरू हुआ था, अब 2 मार्च 2023 हो गया है। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अभी तक रशियन एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं किया है। ठीक है, डिस्पाइट ऑल वेस्टर्न प्रेशर, इंडिया हैज प्रिवेंटेड इटसेल्फ फ्रॉम ओवर्टली क्रिटिसाइजिंग रशियन एक्शंस इन यूक्रेन। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इस वॉर के चलते जो भी इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्ट पे लगाए हैं, तो इंडिया ने किसी भी सैंक्शन को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। ठीक है, दैट इट विल नॉट ज्वाइन वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशिया। यही नहीं, इंडिया ने अपना ऑयल शिपमेंट्स बढ़ा दिए हैं फ्रॉम रशिया हैवी डिस्काउंट भी दे रहा है इंडिया को। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और 80% हमारा जो एनर्जी है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी है, तो हमारे लोगों को चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए। तो रशिया हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी दे रहा है और चीप ऑयल भी दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि एक जो क्रिटिसिज्म चैलेंज था, जो भी हम ऑयल एनर्जी इंपोर्ट कर रहे थे, कि हम इन्फ्लेशन भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है तो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका भी रेट बढ़ जाता है, तो उसके काफ़ी सारे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होते हैं और इन्फ्लेशन जो उससे होता है वो आम आदमी उससे ग्रसित होता है। तो अगर रशिया हमें चीप ऑयल दे रहा है तो इन्फ्लेशन के इशू को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने जब भी यूएन में वोट हुआ है तो हमेशा कंसिस्टेंटली अब्सटेन किया है। ठीक है, मतलब कि जब भी यूएन में रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, जिसमें रशियन एक्शंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इंडिया ने लगातार ऐसे रिजोल्यूशन से अपने आप को एब्सटेन किया है, न फॉर न अगेंस्ट में कहीं भी वोट नहीं किया है। ठीक है, ये तो बात थी इंडियन एक्शंस की। अब देखें, बात ये है कि जहाँ तक यूएन वोट की जो चौथा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि यूएन में जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो वेस्ट ने सक्सेसफुली सपोर्ट गार्नर किया है। ठीक है, बट बायोंड वोटिंग जो है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकली किसी को वेस्ट को सपोर्ट नहीं मिला है अदर कंट्रीज़ का। देखें, इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो सारा नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का।
ठीक है, कि यूक्रेन एक डेमोक्रेसी है और रशिया एक ऑटोक्रेसी है। अब हमें क्या करना है कि अगर एक ऑटोक्रेटिक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे अटैक कर रही है, इन्वेड कर रही है, तो डेमोक्रेसी थ्रेटेंड हो गया है और एक जगह डेमोक्रेसी थ्रेट में आएगी तो वो सभी जगह डेमोक्रेसी स्ट्रेस में आ सकती है, थ्रेट में आ सकती है। कोई भी बेलिग्रेंट पावर उसको अटैक कर सकता है। तो सारा जो नैरेटिव है उस पर फ्रेम किया गया है कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है, ग्लोबल डेमोक्रेसी को सेव करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए। इंटरनेशनल लॉज मतलब कि कोई किसी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट ना करे। तो सारा जो नैरेटिव फ्रेम किया गया है ये ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में टर्म्स में फेस किया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां तक डेमोक्रेसी की बात है तो यूक्रेन कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे जरूर प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे देखें कि आप करप्शन का लेवल देखें, जिस तरह से मीडिया को गैग किया जाता है, अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाला जाता है, तो स्ट्रीट पे अपोज करके किसी प्रेसिडेंट को डिपोज कर दिया जाता है स्ट्रीट प्रोटेस्ट के चलते। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कैरेक्टर नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ तक ये जो नैरेटिव फ्रेम किया गया है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसीज का, ये तो जहाँ तक फॉर्मल वोटिंग की बात है कि हर कंट्री के पोजीशन को नोटिस किया जा सकता है, वहाँ पे तो वेस्ट को सपोर्ट मिला है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में जहाँ तक सैंक्शंस को ज्वाइन करने की बात है तो वर्ल्ड ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। अगर हम इसी नैरेटिव को ही देख लें, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी को ही, तो साउथ अफ्रीका भी एक बड़ी डेमोक्रेसी है अफ्रीका में। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अफ्रीका में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। ब्राज़ील सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका की बात हो या फिर अफ्रीका की बात हो, यहाँ की दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज ने प्रैक्टिकली या फिर ये कहें कि वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया को ज्वाइन नहीं किया है, जैसे कि इंडिया ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसीज का, इस नैरेटिव को लोग बाई नहीं कर रहे हैं दुनिया भर में, ठीक है। तो ये तो बात थी कि कितना बेसिकली, और कंट्रीज के ना सपोर्ट करने का रीज़न यही है कि जो भी कंट्रीज वो ये देख रही हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस है बेसिकली यूरोपियन क्राइसिस, ठीक है, कि जहाँ पे दो फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि उनका जो सिक्योरिटी इक्वेशन है अभी वो सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे क्राइसिस हुआ है। हालांकि किसी भी तरह का अटैक जो है रिग्रेटेबल है, अप्रेंसेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मोस्ट कंट्रीज वो यही देखती है कि यूरोपियन प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप हैज़ टू ग्रो ऑफ इट्स माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। यूएस का हम एग्जाम्पल दें आपको तो कैसे यूएस अफगानिस्तान से निकल गया और किसी उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं थी कि अफगानिस्तान से जाने के ऊपर रीजनल सिक्योरिटी पे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। उनको निकलना था, वो चले गए। अब जिसको जो आसपास है वो झेलना हो झेले, ठीक है। ये तो बात थी डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज का। एक जो अगला डायमेंशन मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट का है, ठीक है। अब देखें क्या है कि ये मोरालिटी क्या कहता है। मोरालिटी ये कहता है कि अगर कोई कंट्री ए है, कंट्री बी पे अटैक कर रही है, इसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रही है, इसके टेरिटरीज को कैप्चर कर रही है, तो कंट्री ए का अपोज करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और जैसे भी हो इनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। लेकिन एक होता है नेशनल इंटरेस्ट या फिर ये कहें फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। क्या अगर कोई रशिया को कंडेम कर रहा है, उसके अगेंस्ट सैंक्शंस को ज्वाइन कर रहा है, तो क्या उस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जब भी मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट या फिर मोरालिटी वर्सेस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, तो जहां तक यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूरोप का और यूएस का जो मोरालिटी और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है, ये दोनों कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ज क्या कर रहा है? मोरालिटी और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो इनके लिए इजी है रशिया को क्रिटिसाइज करना भी और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना भी, ठीक है। लेकिन जहां भी वेस्ट का अगर आप बिहेवियर देखें तो जहां भी डाइवर्जेंस रहता है मोरालिटी और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, वहां पे ये कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी कि अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करती हैं, मोरालिटी को बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि इजराइल, ठीक है, इजराइल क्या किया है।
इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम पे कैप्चर कर लिया है, कब्जा कर लिया है उसको। गोलन हाइट्स सीरियन टेरिटरी है, उसको कैप्चर किया है। ईस्ट जेरूसलम जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे इनफैक्ट टेल अवीव से यूएस ने अपनी एम्बेसी भी शिफ्ट कर दी है इन ईस्ट जेरूसलम, ठीक है। तो आप देखें कि जो पैलेस्टीनियन एरियाज हैं उसमें जो है इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलीगल सेटलमेंट चल रहा है ज्यूज का। तो इजराइल चूंकि वेस्ट का एलाई है, तो इजराइल कुछ भी कर रहा है पैलेस्टीनियंस पे, गोलन हाइट्स कैप्चर किया हुआ है, तो फेयरली एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट उसको एक हैवी हर साल मिलिट्री एड भी दिया जाता है, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी को लेके। लेकिन रशिया इनका एलाई नहीं है, तो रशिया कुछ भी करेगा तो रशिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ठीक है। आप देखें कि यूक्रेन के मामले में वेस्ट का मोरालिटी और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव दोनों कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल पे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव और मोरालिटी कन्वर्ज नहीं कर रहा है बल्कि डाइवर्ज कर रहा है। तो इन्होंने मोरालिटी को छोड़ के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज इसलिए किया है क्योंकि इजराइल इनका एक क्रिटिकल एलाई है, ठीक है, यही रीजन है। तो अगर वेस्ट कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इनफैक्ट इंडिया क्यों, बाकी सारी कंट्रीज क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो नैरेटिव है मोरालिटी का कि अगर यूक्रेन का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट हुआ है तो इस पे इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए वेस्टर्न सैंक्शंस को, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब बात ये है कि अगर इंडिया ने अब ऑफ कोर्स जहाँ तक रशिया की बात है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि रशिया की जहाँ तक बात है तो रशिया को कंडेम न करना, सैंक्शंस ज्वाइन न करना, कहीं न कहीं इंडिया का एक नेशनल इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो इंडिया ने क्यों नहीं कंडेम किया, क्यों नहीं वेस्टर्न सैंक्शंस को ज्वाइन किया, क्यों रशियन ऑयल को खरीदना बढ़ा दिया, या फिर क्यों यूएन के वोट्स में एब्सटेन करता रहा है? देखें, अब ये हमें देखना है कि इंडिया का क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, फिर इंडिया का क्या नेशनल इंटरेस्ट है। देखें, पहला जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि चीप एनर्जी। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमें अपने लोगों को चीप एनर्जी देना है, ठीक है, चीप ऑयल देना है, चीप पेट्रोल और डीजल देना है, सो दैट कि इन्फ्लेशन ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन का आप जानते हैं कि सबसे बुरा इंपैक्ट गरीब लोगों पे पड़ता है, ठीक है। रशिया हमें ऑलमोस्ट 30% या फिर 27% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है, तो ये हमारा पहला फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव या फिर नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। जो दूसरा नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि डिफेंस सप्लाईज, ठीक है। पिछले 5 सालों में रशिया ने 46% डिफेंस सप्लाईज को ऑगमेंट किया है हमारे, एंड जो 40% डिफेंस सप्लाईज हैं वो रशिया से आई हैं किसी न किसी तरीके से। इनफैक्ट सप्लाईज की हम नहीं बात करें, जो डिफेंस रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो रशिया ही एक ऐसी कंट्री है, रशिया ऑफ कोर्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, तो रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि हम बात करें न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन INS चक्रा, ठीक है, या फिर हम ये देखें कि जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या फिर जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, तो तमाम तरह के एरियाज में रशिया ने हेल्प की है जहाँ पे कि वेस्ट ने टेक्नोलॉजी डिनाई कर दी है इंडिया को, ठीक है। तो ये बात है कि डिफेंस सप्लाईज और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में रशिया हमारी मदद करता है। दूसरा बात, तीसरा जो पॉइंट है इसमें यह है कि देखें, वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते इंडिया ने ऑन द फेस ऑफ इट रशिया का साइड लिया है, ठीक है। इसका कारण एक और ये है कि देखें, जब से रशिया के ऊपर वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं तब से रशिया चाइना के क्लोज आया हुआ है। चाइना हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है और किसी भी तरह का रशिया और चाइना में क्लोज कोऑपरेशन या फिर स्ट्रेटजिक अलायंस को इंडिया को प्रिवेंट करना है। तो अगर रशिया के साथ हमारे अच्छे टर्म्स रहेंगे तो उसके चाइना के साथ जो रिलेशंस रहेंगे उसमें हम अपना लेवरेज एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया ऑटोनोमस है जहाँ तक वेस्ट वर्सेस रशिया है उसके बीच में, तो जहाँ चाइना वर्सेस इंडिया की बात होगी वहाँ पे रशिया भी ऑटोनोमस रहेगा और इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक है, किसी चाइना का साइड नहीं लेगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर इंडिया का साइड नहीं मिलेगा तो ये बात है कि जो इंडिया अपने रिलेशंस को लेवरेज कर सकता है जब ऐसे समय आएंगे, तो जब चाइना के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक इंडिया का भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी से, जैसे कि कश्मीर का हुआ, ठीक है, तो कश्मीर का मामला जब भी यूएन में उठा है तो रशिया ने हमेशा इंडियन पोजीशन को वहां पे सपोर्ट किया है। तो जब रशिया को लेके अभी इश्यूज हैं तो क्यों नहीं इंडिया जो है
सेम करेंसी में रिटर्न करे कि इंडिया भी जो है रशिया को बाय एंड लार्ज सपोर्ट करे। कहने का मतलब ये है कि हम यूक्रेन में जो एक्शन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अननेसेसरी प्रेशर रशिया के ऊपर क्रिएट किया है उसको हम रशिया के ऊपर इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है रशियन सैंक्शंस को कंडेम करने के लिए एक्शंस को, तो उसको हम उसके टेम्पटेशंस में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात हुई। अब ये है कि इंडिया इसमें आखिर फिर चाहता क्या है। इंडिया ये चाहता है कि जो वॉर है वो इमीडिएटली ख़त्म हो। ठीक है, जो दो ग्रेट पावर्स हैं उनके बीच में एक नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम हो, कि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे और एक अनडिवाइडेड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है लागू हो वहाँ पे, कि एक सिक्योरिटी कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर रीजन की सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज नहीं किया सकता। अगर यूएस यूरोप की सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करेगा तो कहीं ना कहीं एक रशिया एक हॉस्टाइल कंट्री बन जाएगा, और ऐसे ही वाइस एंड वर्सा। तो ये बात हुई अनडिवाइडेड सिक्योरिटी की। और इंडिया इसलिए चाहता है कि वॉर ख़त्म हो, कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके, क्योंकि देखिए इंडियन इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। परहैप्स मेजर इकोनॉमीज में से इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि 6-7% का ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। तो कहीं भी पॉलिटिकल क्राइसिस होना इंडियन इकोनॉमी उससे सफ़र करेगी। ठीक है, और से भी बात है कि अगर यूक्रेन वॉर से कंट्रीज़ का ध्यान हटेगा तो जो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के, लाइक क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, या फिर बात करें और भी तमाम तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो कर सकते हैं अगर यूक्रेन वॉर ख़त्म होता है। तो इंडिया यही चाहता है कि यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो और जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं वर्ल्ड के उनको हैंडल किया जा सके। ठीक है, ये बात थी रशियन यूक्रेन वॉर और इंडियन पोजीशन। फाइन, जो थर्ड आर्टिकल है वो है ह्यूमन कैपिटल पे। ठीक है, साउथ एशिया के ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की गई है। तो चूंकि साउथ एशिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस लाइन ऑफ थिंकिंग को हम इंडियन केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, देखिए आपको मैं एक जो पुरानी कहावत है इंडिया में कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान को न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है और न राजा छीन सकता है। ये बहुत पुरानी कहावत है इंडिया में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो किसी भी बुरे समय में आपके ये काम जरूर आएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में कि देखें जो 2020 के बाद का समय था तो कई सारी क्राइसिस जो साउथ एशिया में अचानक से स्ट्रक की। ऑफ कोर्स पैंडेमिक उसमें प्राइम था। पैंडेमिक के चलते तमाम सारे इकोनॉमिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखने को मिले हैं साउथ एशिया में। पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन्स हो गए। लॉकडाउन के चलते आप देखें कि इंडिया ने जो पहले लॉकडाउन का पहला क्वार्टर था, पहले क्वार्टर में -24% जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर किया था। ठीक है, -24%। ये एक हिस्टोरिक था, ऐसा कभी नहीं हुआ है इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात है कि यही एक समय में था जबकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, आप देखें कि पिछले साल पाकिस्तान में कितने खतरनाक फ्लडिंग हुई थी वहाँ पे, खासकर इस सितंबर अक्टूबर के महीने पे। कहते हैं कि द मॉनसून वाज ऑन स्टीरॉयड। ठीक है, कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पे कि काफ़ी सारा नुकसान हुआ है लोगों का, जान माल का, और इनफैक्ट काफ़ी उनकी इकोनॉमी का बड़ा, जीडीपी का बड़ा हिस्सा भी वहाँ पे उसका भी नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो साउथ एशिया का रीजन है ये वल्नरेबल है इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लेके, क्लाइमेट क्राइसिस को लेके और पैंडेमिक्स के चलते भी। तो देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया ज्ञान वाला जो किस्सा था कि स्किल और नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर कहीं भी, चाहे साउथ एशिया में कहीं भी किसी भी तरह का क्राइसिस आता है, चाहे वो क्लाइमेटिक क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो, उसका एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल लोगों का वो अच्छा हो, क्वालिटेटिव हो, मतलब कि लोगों के पास अच्छा नॉलेज हो, स्किल हो और उनका हेल्थ कंडीशन भी काफ़ी अच्छा हो। अगर ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लें कि जो नॉलेज, स्किल और हेल्थ जो है तीन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल के, कि अगर ये तीनों चीज़ अच्छे हैं तो किसी भी कंट्री में वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहेगी। और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा रहेगी? क्योंकि उनके पास स्किल है किसी काम को करने का, और दूसरी बात यह है कि उनका हेल्थ अच्छा है, क्योंकि बुरे हेल्थ के चलते उनका जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वो कम नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लेबर डेज होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि अगर किसी ख़राब हेल्थ रहती है तो उनको लीव पे बार बार जाना पड़ता है। ये एक बात है। तो साउथ एशिया में
डेमोग्राफिक पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि देखें, अगर आपकी साउथ एशिया में इंडिया का जो है एवरेज पॉपुलेशन का एज क्या है, जो एवरेज पॉपुलेशन का एज है वो है 28, ठीक है। पाकिस्तान में 21 है। तो साउथ एशिया में जो आधा पॉपुलेशन है उसका जो हाफ पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 24 साल से कम का है, ठीक है। और हर महीने 1 मिलियन यूथ जो है लेबर फोर्स ज्वाइन करते हैं, यानी कि हर साल 12 मिलियन लोग लेबर फोर्स ज्वाइन करते हैं। तो आप देखें कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है 12 मिलियन यूथ का लेबर फोर्स ज्वाइन करने का, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इकोनॉमी की उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए इनको एब्जॉर्ब करने का, पहली बात। दूसरी बात, इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात पहली है। दूसरी बात ये है कि इनके पास स्किल होने चाहिए, कि अगर इकोनॉमिक पास कैपेसिटी है भी एब्जॉर्ब करने के पास, तो इनके पास सफिशिएंट स्किल हो कि इनको एम्प्लॉय किया जा सके, ठीक है। तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि इनका हेल्थ अच्छा हो, तो तमाम चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 12 मिलियन यूथ हर साल लेबर फोर्स में एंट्री कर रहे हैं, और ये कब तक करेंगे, 2030 तक करेंगे, तो इनको एब्जॉर्ब करने का एक पोटेंशियल होना चाहिए इकोनॉमी में। और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ह्यूमंगस इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ एशिया देख सकता है। लेकिन अगर ये पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि दुनिया के जो 1/3 स्टंटेड चिल्ड्रन हैं वो भी साउथ एशिया में ही पाए जाते हैं। स्टंटेड चिल्ड्रन मीन्स की हाइट कंपेयर टू एज, ठीक है। अगर एज के हिसाब से हाइट कम है तो कहीं ना कहीं आप किसी बच्चे के अंदर माल न्यूट्रिशन की शिकायत है, इसकी वजह से वो स्टंटेड रह गया है। और स्टंटेड है तो लॉन्ग टर्म में ये जो अगर जब एडल्टहुड में जाएगा या फिर टीनेज में जाएगा तो इसके अंदर स्किल एक्वायर करने की कैपेसिटी कम होगी, स्किल नहीं ठीक से एक्वायर कर पाएगा, तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं मैनुअल वर्क्स या फिर कह सकते हैं कि लाइबिलिटी बन सकते हैं, या फिर समाज में क्राइम भी बहुत ज़्यादा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं होता है कि ढंग का काम उनको मिल पाए, ठीक है। तो चैलेंज एक ये है कि स्टंटेड चिल्ड्रन का। दूसरा चैलेंज ये है कि सिर्फ जो 18 साल तक बच्चे जो है सिर्फ 48% ही अपना प्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कोई स्टंटेड है, कोई वेस्टेड है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो इसके चलते उनके अंदर जो स्किल और नॉलेज एक्वायर करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और इसकी वजह से इसमें ये कहा गया है कि अगर उनका 100% पोटेंशियल है प्रोडक्टिविटी अचीव करने का, तो बाय द टाइम दे अटेन 18 ईयर्स दे ओनली एक्वायर द 48% ऑफ देयर प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। ये एक चैलेंज है। और इसका अगर आप देखें कि इस पर स्टंटिंग हो, वेस्टिंग हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, एबिलिटी टू नॉलेज और स्किल की बात हो, तो इस पर ये डिपेंड करता है कि कौन किस देश की कंट्री कितना एक्सपेंडिचर कर रही है अपने हेल्थ सिस्टम्स पे और अपने एजुकेशन पे। साउथ एशिया में जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1% ऑफ GDP है, ठीक है, जबकि अगर ग्लोबल ही हम कंपेयर करें तो ये समवेयर अराउंड 4 to 5% के बीच में है। एजुकेशन के मामले में जो साउथ एशिया में जो एक्सपेंडिचर है वो 2.5% ऑफ GDP है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज है 6% ऑफ GDP का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टंटिंग दिख रहा है आपको, या फिर वेस्टिंग दिख रहा है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन दिख रहा है, तो उसका रीज़न ही ये है कि हेल्थ पे गवर्नमेंट सिर्फ 1% ऑफ GDP गवर्नमेंट्स खर्च कर रही हैं। और अगर एम्प्लॉयबिलिटी और का इशू है कि लोगों के पास नॉलेज और स्किल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि सिर्फ 2.5% ऑफ GDP यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये तो समस्याएं थी ही। इसके बाद जब से कोविड आया है तो कोविड ने एक मेजर सेटबैक दिया है तमाम तरह के सेक्टर्स को, पर्टिकुलरली उसमें जो इम्पैक्ट हुआ है वो हेल्थ सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। एक तो बात ये है कि मोर देन 35 मिलियन लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में दोबारा री एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ है कि देखिए जो स्कूल्स थे ऑन एन एवरेज साउथ एशिया में 225 दिन तक स्कूल्स बंद थे, उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पाए। उनके अंदर जो लर्निंग पॉवर्टी गैप है वो बढ़ गया है। लर्निंग पॉवर्टी गैप का मतलब ये होता है कि जैसे कि इनकम पॉवर्टी, लर्निंग पॉवर्टी, तो जैसे इनकम पॉवर्टी पे पैसे पे डिपेंड करता है, वैसे लर्निंग पॉवर्टी लर्निंग पे डिपेंड करता है। तो कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, 10 साल का, तो वो सिंपल बुक्स को रीड कर पा रहा है कि नहीं, सिंपल अर्थमेटिक्स को कर पा रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि लर्निंग पॉवर्टी गैप किस बच्चे में कितना ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट हुआ है पैंडेमिक का,
तो उससे क्या हो सकता है, जो लर्निंग पावर्टी गैप बढ़ा है उससे ये हो सकता है कि बच्चा जो है जब फ्यूचर में जाके पैसे कमाए तो कहीं ना कहीं ओवर 50% जो उसकी इनकम कम होने वाली है, क्योंकि जो अभी उसका स्किल और नॉलेज लॉस हुआ है ड्यू टू पैंडेमिक, उसके चलते इसका इम्पैक्ट, इनफैक्ट मैं कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभी पैंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है बच्चों पे, वो फ्यूचर में जाके जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे वहाँ पे इसका नेगेटिव आउटकम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंटरवेंशन करेंगे तो ही जो है इम्प्रूवमेंट होगा। इनफैक्ट एविडेंसेस ये कहते हैं कि छोटे छोटे इंटरवेंशंस भी अगर इफेक्टिवली किए जाएं उसका भी एक अच्छा आउटकम देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल और लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है बांग्लादेश का है, तमिलनाडु से एग्जाम्पल है, नेपाल से है। बांग्लादेश में क्या हुआ था कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसमें कि जो बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले उनको 1 साल के लिए प्री स्कूल में भेजा जाएगा, सिर्फ डेली उनको 2 घंटा जाना रहता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा उनके लर्निंग आउटकम में। ठीक है, ऐसे ही पैंडेमिक के बाद 6 महीने का एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लास बच्चों को लगाया, 6 महीने तक एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस लगाए गए जो कि बेसिकली स्कूल आवर्स के बाद होते हैं। तो वहाँ पे भी बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, नेपाल में काफ़ी नेटिवली फ़ोन को इस्तेमाल किया गया, जो कि वहाँ पे जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनसे फ़ोन पे बात करते थे और फ़ोन पे ही उनको एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे, उनकी स्किल को इन्हांस करते थे। इसका भी अच्छा आउटकम देखने को मिला। कहने का मतलब ये है कि जो उनका स्किल है, लर्निंग पावर्टी गैप है, एबिलिटी टू रीड सिंपल इंग्लिश बुक्स और डू सिंपल अर्थमेटिक्स, ये सब पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो जहाँ तक बात है ह्यूमन कैपिटल की, स्किल, नॉलेज, हेल्थ का, उसके इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी पब्लिश किया। स्टडी का नाम था कोलैप्स एंड रिकवरी। इसमें वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स जो हैं दे शुड बी एजाइल, रेजिलिएंट एंड एडेप्टिव। एजाइल का मतलब ये है कि देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम होता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम होता है हेल्थ केयर, ठीक है, और लर्निंग सिस्टम्स, यानी स्कूल्स की अगर हम बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं, जब भी कोई क्राइसिस हो तो एजाइल का मतलब ये है कि दे स्विफ्टली स्प्रिंग इनटू एक्शन द मोमेंट शॉक स्ट्राइक्स। ये इसका मतलब, एजिलिटी का मतलब ये है। रेजिलिएंट का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम्स हैं डिस्पाइट कोई पैंडेमिक लेवल का कोई चैलेंज आ रहा है, कोई नेशनल लेवल पे कुछ घटना घट रही है, तो ये जो सर्विसेज हैं ये अनइंटरप्टेड चलती रहें। ठीक है, दूसरी बात ये, तीसरा जो पॉइंट इसमें है एडेप्टिव का, कि डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस ये अपने आप को अडेप्ट करती रहें। ठीक है, तो ये थी बात ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम्स का कि कैसे इनको एजाइल, रेजिलिएंट और एडेप्टिव होना है, कि अगर कभी भी इस तरह का कुछ शॉक आता है लाइक पैंडेमिक, तो ये सस्टेन कर सकें उसको, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, कि वहाँ के लोगों पे, बच्चों पे इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल और नेग्लिजिबल रहे। फाइन, तो ये था हमारा आर्टिकल डिस्कशन ऑन ह्यूमन कैपिटल। अब हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ए प्रोसेस विच इनेबल्स। स्टेटमेंट 1 था, इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। देखिए कैपिटल जो है यहाँ पे कैपिटल वेल्थ भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, पैसा हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ये होता है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जैसे मैंने आपको आर्टिकल में एक्सप्लेन किया कि बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो नॉलेज, स्किल और हेल्थ जो है उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। स्टेटमेंट 2 सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, टेंजिबल वेल्थ क्या हो सकता है, हाउस हो सकता है, कार हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है। जो स्टेटमेंट 4 है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। इनटेंजिबल वेल्थ क्या होता है, कोई सॉफ्ट स्किल है आपके पास, कोई नॉलेज है, ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो ये एक इनटेंजिबल वेल्थ है आपका। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट स्टेटमेंट जो है 2 और 4 सही हैं, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा C, 2 एंड 4। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।